नमस्कार स्टूडेंट्स, इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस बाई 81 सुनाम में आपका स्वागत है। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिट 3 का प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया, उसी तरीके से आज हम प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो मेरी पिछली वीडियो में थोड़ा सा रह गया था, हम उसे कवर करते हैं कि संसदीय प्रणाली में सरकार कैसे कार्य करती है और क्या रूप होता है उसका। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें दो राज्य के प्रमुख होते हैं। एक सरकार का प्रमुख होता है और एक राष्ट्र का प्रमुख होता है। शक्तियां बेशक राष्ट्र प्रमुख के अधीन होती है, पर उसका काम जो होता है वो केवल एक मोहर लगाने का ही होता है। असली काम सरकार का प्रमुख करता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। संसदीय प्रणाली की जो सरकार होती है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मंत्रिमंडल युक्त विधानसभा या सरकार से अलग नहीं चुनी जाती है। यहाँ आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो सरकार का प्रमुख होता है वो अपनी विधानसभा यहाँ पर आप लोकसभा लिख सकते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से चुना जाता है, चुनकर ही वो सरकार में आता है और सरकार का मुखी बनता है और फिर उसके बाद वो उस कार्य को आगे लेकर जाता है। तो संसदीय प्रणाली में सरकार कैसे होती है, तो ये देखिए डिपेंड करता है कि किस राष्ट्र में हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं। अगर मैं आपको भारत के संदर्भ में बताऊं तो हमारे यहाँ पर लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो वो हमारे निचले सदन के लिए होते हैं। ठीक है, जो निचला सदन है वो हमारा लोकसभा का है। ठीक है, जिसे हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, लोकसभा हाउस भी कहते हैं, लोकसभा भी कहते हैं, निचला सदन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और एक सरकार केंद्र में आती है और वो कार्यपालिका बनती है, सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद वो 5 वर्ष तक देश पर शासन करते हैं, जिसमें वो तरह तरह की व्यवस्थाओं को बनाते हैं जिससे कि भारत का विकास हो सके। और इन 5 साल का उनका जो कार्यकाल रहता है ये उनको दिया जाता है, क्योंकि संविधान में 5 साल की व्यवस्था की गई है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई जरूरी नहीं होता है कि उसमें सिर्फ 5 साल का ही कार्यकाल हो। अगर आप जर्मनी जैसे दूसरे एरियाज में भी देखेंगे, दूसरे राष्ट्रों में भी देखेंगे, तो वहां पर 4 साल की सरकार होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 5 साल की सरकार की बात की गई है। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती है। ठीक है, उसके बाद चुनाव होते हैं और जिस दल को आम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, जिसे हम बहुमत कहते हैं, तो वो अपनी सरकार बनाता है। उस सरकार का जो नेतृत्व करता है ना, वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, पहला कारण तो ये होता है। पर कई बार स्थिति क्या आ जाती है कि जो सरकार है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। जैसे अगर आप 2014 से पहले देखोगे, 2004 के बाद के देखोगे टाइम को, तो वो जो 2 साल टेन्योर रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में, उस समय जो आम चुनाव हुए थे उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। सभी टूट टूट के एकजुट हुई और उन्होंने सरकार केंद्र में बनाई। ठीक है, तो इससे आम चुनावों के बाद जो प्रक्रिया रही थी वो त्रिंको संसद की रही थी। ठीक है, त्रिंको संसद का मतलब ये होता है जहां पर सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता कि अगर हमें 100 बंदे चाहिए जो कि सरकार बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 50 ही है। ठीक है, तो हमें 50 की और भी जरूरत होगी। तो ये जो 50 और 50 है, ये अन्य जोड़ जो होते हैं, अन्य जो पार्टीज होती है, उनसे गठजोड़ करके बनाई गई, जिसे हम यूपीए के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जिसके नेतृत्व कौन कर रही थी, सोनिया गांधी करती थी। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो दो दो अपने कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उस समय सिचुएशन क्या रहती है, जब मेजोरिटी की सरकार नहीं बन पाती है, ठीक है, जब हमारे पास माइनॉरिटी की सरकार रहती है, तो उस समय क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो उस दल से लिया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा एमपी लोकसभा में पहुंचे होंगे। ठीक है, अब कांग्रेस के सबसे ज्यादा एमपी थे, इस वजह से कांग्रेस का ही जो एक प्रत्याशी था वो प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, दूसरा ये होता है कि अगर हमें प्रॉपर बहुमत मिल जाता है, जैसे कि हमने अब की बार देखा है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बीजेपी सरकार बनी थी, तो उन्होंने पूर्ण बहुमत लिया था। तो उन्होंने अपने ही पार्टी के एक जो नेता थे उनको प्रधानमंत्री बनाया, जिसे हम नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हमें प्रॉपर मेजोरिटी मिलती है, जनता की तरफ से पूरा जनादेश मिलता है, तब हम सरकार पूर्ण बहुमत से अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन जब हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, बहुत कम बहुमत मिलता है, जो कि ना के बराबर होता है, तब हम
उस समय क्या करते हैं, हम अपने आसपास की जो पार्टीज होती हैं, छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं और उसके बाद फिर वो सरकार बनाती है। तो मंत्रिमंडल का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है। तो जब हम एक तरफ की बात करते हैं, एक पक्षीय पार्टी की बात करते हैं, तो वो होती है जिसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। ठीक है। अब अगर आप अल्पसंख्यक सरकार की बात करो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अल्पसंख्यक सरकारें होती हैं वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि उसमें हर दल की अपनी एक इच्छा होती है कि वो मेरी इच्छा को पूरा करे, वो मेरे अकॉर्डिंग काम करे। तो आप लोग ये जानते हैं कि उस समय भी सरकार में बहुत सारे स्कैम्स और स्कैंडल्स हुए थे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। एक मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो लेक्चर हमारा संसदीय शासन प्रणाली पर हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव की बात की। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसे हम लोकसभा में ही लेकर आ सकते हैं और ये गठबंधन की सरकार होती है या अगर मेजोरिटी की सरकार होती है, इवन तो वैसे मेजोरिटी की सरकार में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं पास होता। ठीक है, क्योंकि इसको पास होने के लिए भी बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जब हम गठबंधन की सरकार में बात करते हैं, जैसे कि अगर हम मनमोहन सिंह की सरकार की बात करोगे, तो उसमें भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया था। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि जब विपक्ष ये जान लेता है या सरकार या जो भी हमारी लोकसभा होती है उसमें ये पता लग जाता है कि देखिए जो सरकार को हमने चुना था वो सरकार जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, वो भलाई काम नहीं कर रही है, वो अपने लक्ष्य से भटक रही है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। मतलब हमारा कोई विश्वास नहीं रहा सरकार में। जब सरकार चुनकर आती है हमारा विश्वास तब था, लेकिन अब हमारा विश्वास नहीं रहा है। तो जब ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी कार्यपालिका को त्याग पत्र दे देना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई सरकार 2 साल काम कर लेती है और फिर तीसरे साल उसका अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और उसे रिजाइन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो हमारे संसदीय शासन प्रणाली होती है ना, उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की जो प्रणाली होती है। देखिए राष्ट्रपति प्रणाली, मैं आपको यहाँ पर एक साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार होती है ना, वो भी सरकार का एक रूप है जिसमें सरकार की कार्यकारी विधायी शाखाएं अलग अलग होती है। हम संसदीय शासन प्रणाली में क्या देखते थे कि यहाँ पर जो विधायिका होती है यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट होती है उसी के अंदर से कार्यपालिका बनती है, वहीं पर वो जन्म लेती है और वहीं उसकी मृत्यु होती है और वह उसके मतलब पूर्ण रूप से जवाबदेही होती है। लेकिन जब बात हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली की करते हैं ना, तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो दोनों अलग अलग होती है, वो एक ही कार्यपालिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो दोनों स्वतंत्र रूप से काम करती है। कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधानसभा अपना काम करेगी, दोनों एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। इस तरह की सरकार की बात अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो यूएसए में होता है। जब प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है तो ये जरूरी नहीं होता है कि वो जो अपने लोअर हाउसेस और सीनेट होता है उसी के बंदों को अपनी कैबिनेट में शामिल करता है, वो किसी भी बंदे को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेता है। ठीक है, जेडब्ल्यू गवर्नर जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है राष्ट्रपति सरकार के बारे में कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यकारी प्रमुख, राज्य के प्रमुख और उनके मंत्रियों सहित अपनी अवधि या कार्यकाल के मामलों में संवैधानिक रूप से विधानसभा से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए विधानसभा को जवाबदेही नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जवाबदेही सरकार की सुनिश्चित होती है कि उसे जवाब देना पड़ता है जो सवाल उससे पूछा जाता है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट की बात करें, जब जहाँ पर प्रेसिडेंट ही रूलर में होते हैं, मेन पावर में होते हैं, जैसे कि यूएसए है, ठीक है, जो अमेरिका है, वहाँ पर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है या उसकी कैबिनेट है उसे किसी भी हाउस के सामने हम बोल ले सकते हैं कि आओ तुम जवाब दे के जाओ, तुमने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जिससे हमारे देश में नुकसान हो रहा है या दूसरे देशों से हमारे जो लोग रह रहे हैं दूसरे देशों में उनको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी चीजें हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब आप देखिए उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी प्रणाली, जहाँ ये प्रणाली पैदा हुई है, इससे है जैसे अर्जेंटीना है, ब्राजील है, मेक्सिको है, चिली है, कोलंबिया है आदि ने इन प्रणालियों को बनाया है। लेकिन जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है कि वहां पर राष्ट्रपति प्रणाली का जन्म हुआ था और वहीं से लोगों ने इसे ग्रहण किया था। यह प्रणाली अफ्रीकी देशों में भी है, जैसे कि घाना में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, केन्या की अगर बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, ये कुछ ऐसे एशियाई देश हैं, सॉरी ये कुछ अफ्रीकाई देश हैं जो इस तरह की प्रणाली को अपनाते हैं। और अगर हम एशियाई देशों की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया आता है, मालदीव आता है, फिलीपींस आता है।
इन्होंने भी राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया है। अब राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो सरकार होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति के आसपास ही घूमती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं रहती। आप लोगों ने कभी ये सुना है कि अमेरिका में भी कोई प्राइम मिनिस्टर होता है? अमेरिका में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होता है और उसी के पास सारी पावर्स होती हैं और वही सुप्रीम होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली, देखिए जैसे मैंने संसदीय शासन प्रणाली की आपको विशेषताओं के बारे में बताया था, उसी तरीके से राष्ट्रपति प्रणाली की भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जो संसदीय शासन प्रणाली से बिल्कुल भिन्न होती हैं। सबसे पहले है जैसे कि एक ही मुखिया होता है। ये आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एक मुखिया का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स है, वो जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, अमेरिका का जो नेता है सबसे बड़ा, वो विश्व का सबसे ताकतवर नेता होता है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर्स होती है, इतनी पावर्स होती है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं शक्तियों का विभाजन होता है। बिल्कुल, शक्तियों का विभाजन संसद शासन प्रणाली में होता है, लेकिन वहाँ पे जवाबदेही भी आती है। लेकिन जब हम शक्तियों के विभाजन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में करते हैं, तब वहां पर हम देखते हैं कि इसमें जो पार्लियामेंट होती है वहाँ की वो अलग काम करेगी, जो राष्ट्रपति होते हैं वो अलग काम करते हैं। दोनों ना तो जुड़ेंगे और ना उनके बीच में कोई टसल्स होगी। ठीक है, मैं अपनी तरह से अपनी मर्जी से काम करूंगा, आप लोग अपनी तरह से अपनी मर्जी के काम करोगे। मैंने 5-4 साल अपने पूरे करने, आपने अपने साल पूरे करने, बस इतना ही है। वहाँ जो राष्ट्रपति होता है ना और जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तुम अपने काम से काम मतलब रखो, मैं अपने काम से मतलब रखूंगा। ठीक है, कानून बनाने का देखो अधिकार होता है राष्ट्रपति की कैबिनेट को। जो भी कानून बनेगा राष्ट्रपति की परमिशन से ही बनते होते हैं। ठीक है, साइन होंगे तभी कानून बनेगा। कार्यालयों की तय अवधि होती है, 4 साल का मतलब 4 साल। लेकिन हम जब संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो वहां पर हम कार्यकाल सीमित ही बताते हैं, यानी कि कोई तय नहीं होता एक तरह से। ठीक है, सीमित भी हो सकते हैं, असीमित भी हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, एक ही मुखिया होता है। एक मुखिया का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति प्रणाली में एक भी निर्वाचित व्यक्ति होता है, एक ही निर्वाचित व्यक्ति होगा जिसे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि एंड्रू हेवुड ने कहा है कि व्यक्ति 2 ताज पहनता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति राज्य और सरकार का मुखी होता है। वह सरकार को निर्देश देता है और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाता है और औपचारिक कर्तव्यों का पालन करता है। हालांकि राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के तहत कमजोर प्रधानमंत्री की तुलना में बहुत कमजोर होता है, और संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री की तुलना में विधानसभा और उसके सदस्यों पर उसका नियंत्रण कम होता है, क्योंकि इस प्रणाली में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका के कंटेक्स्ट में अगर हम सोचें तो अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत ताकतवर होता है। अगर हम भारत में भी ऐसी स्थिति को लागू करने की कोशिश करें तो भारत में ये चीज सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हमें लोकतंत्र की आदत हो चुकी है। हम संसदीय शासन प्रणाली के आदी हैं जहां पर लोगों की सरकार बनती है, और भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली ही सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शक्तियों का विभाजन होता ही है कि अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, वहां पर तो वहां के जो कार्यकारी विधानसभा होती है वो अपना अलग काम करती है। ठीक है, और कार्यपालिका भी अलग काम करती है। कार्यपालिका मतलब है कि जो वहां का प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, और जो जो हमारी उधर विधानसभा होती है वो लोकल जो हाउस होता है लोअर हाउस होता है, और उसके बाद जो अपर हाउस होता है वो सीनेट होता है। ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी तालमेल नहीं होता। बहुत कम ही ऐसी चीजें होती हैं, अगर कोई सेशन बुला लिया जाता है तब प्रेसिडेंट आते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि दोनों की शक्तियों का विभाजन ही होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो कार्यकारी होते हैं, यानी कि जिसमें राष्ट्रपति और उसके मंत्री होते हैं, वो विधानसभा में नहीं आते, बल्कि राष्ट्रपति और विधानसभा अपने अपने चुनावों से अलग अलग चुनकर आती है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो जवाबदेही होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कैबिनेट को लेकर होती है। वो पार्लियामेंट या जो भी विधानसभा होती है उसमें किसी भी तरीके का वो अपनी जवाबदेही नहीं ले सकता कि उसको जाके वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा काम किया या मैंने ऐसे लॉ बनाए या मैंने अगर किसी कंट्री के साथ कोई समझौता कर लिया है तो मैं अपनी मर्जी से करके आया हूँ, आपको भी इसमें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं होता है। शक्तियों के विभाजन का मतलब ये है कि आप अपना काम करोगे और मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, वहाँ पर जो हाउसेज हैं वो अपने काम करते रहते हैं। हाँ, अगर इन बिटवीन कोई टसल्स हो जाती है तो वो सेशंस के थ्रू सुलझा ली जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्य नियुक्त करने और सरकार बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, लेकिन उसके सदस्य विधानसभा से नहीं लिए जाने चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है,
सरकार के सदस्य स्वरूप में मंत्रियों के परिषद सरकार के मुखिया के सहयोग के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मंत्री होते हैं वो सरकार को सहयोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो कभी भी लोअर हाउस या सेनेट से उठा उठा के नहीं लेके आए जाते। ठीक है, जो सीनेट का मेंबर होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वहां जाकर प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट होती है उसमें भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, वहां पर शक्तियों का बंटवारा है, दोनों की चुनाव ही अलग अलग हो रहे हैं, तो अलग अलग व्यक्ति चुनकर आते हैं। ठीक है, और एक टाइम तक वो काम करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के जो नीति निर्माता होते हैं ना, जिसको सलाह मशवरा देते हैं, वो उसकी पूर्ण कैबिनेट होती है। जो भी कैबिनेट का सदस्य होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंटेड होता है। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, राष्ट्रपति अगर कोई चुन लिया जाता है, मान लीजिए मैं राष्ट्रपति चुनता हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरे सबसे खास लोग होते हैं जिन पे मुझे भरोसा है, मैं उनको भी तो लेकर आऊंगा ना, उनसे ही सहयोग लूंगा। ठीक है, और अपनी नीति निर्माण में उन्हीं से तो सलाह लूंगा। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, और सॉरी, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल दोनों एक ही होते हैं, चुनकर आते हैं। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति वो चुनते हैं और उसके बाद वो मंत्रिमंडल को अपनी मनमर्जी से बनाता है। लेकिन वो किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होते, वो सिर्फ राष्ट्रपति को लेकर जवाबदेही होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कानून बनाने का अधिकार, देखिए राष्ट्रपति प्रणाली की जो कार्यपालिका संसदीय सरकार की कार्यपालिका की तुलना में कानून बनाने की बहुत ही कम अधिकार रखती है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है ना, उदाहरण के लिए कांग्रेस, जैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका की विधानसभा के द्वारा पारित जो कानून होता है ना, वीटो कर सकता है, यानी खारिज कर सकता है। लेकिन कार्यपालिका 2/3 बहुमत के साथ इस वीटो को ही खारिज कर सकती है, जिसके जिसके बाद राष्ट्रपति संधियों पर हस्ताक्षर कर सकता है। लेकिन ऐसी संधियों को सीनेट के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से अपने चयन, कार्यकाल और सदस्यता के मामलों में। कार्यकारी और विधायी शाखाओं के आपसी स्वतंत्रता की वजह से यह विधानसभा एक सदस्यीय प्रणाली की विधानसभा की तुलना में अधिक स्वतंत्र और विधायी निकाय से बनती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो कानून बनाने का अधिकार बेशक हमने राष्ट्रपति को दे दिया है, बेशक वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि जो वहाँ की विधानसभा है वो बनाती है, लेकिन ज्यादातर ताकत किसके पास आती है, विधानसभा के पास आती है। राष्ट्रपति कोई भी कानून बनाता है उसे सीनेट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कानून जो विधानसभा है वो बनाकर राष्ट्रपति को दे देती है कि आप इसे कानून बना दीजिए, वो वीटो लगा देता है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। ताकत तो है ना उसके पास, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चुनकर आए हैं। नॉर्मल सी बात है, ईगो होती है। राष्ट्रपति कहेगा मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं अपनी मनमर्जी से कार्य करूंगा। तो क्या होता है उसमें कि उसमें सीनेट जो होती है या जो लोअर हाउसेज होता है वो 2/3 बहुमत से उसकी वीटो की शक्ति को खत्म कर देती है। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार जो इसकी खास विशेषता है, उसमें आप दो चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है कार्यालयों की तय अवधि। देखिए, कार्यालयों की तय अवधि का मतलब ये होता है कि जो भी काम चल रहा है या जो भी काम हो रहा है उसको एक टाइम के अंदर करना। मान लीजिए राष्ट्रपति चुन लिया, काम हो गया, 4 साल के लिए चुना जाएगा। ठीक है, जो लोअर हाउसेज है, चुनाव हो गए, काम तो हो गया, तय अवधि तक हो गया। ठीक है, अब क्या है, देखो आगे कि राष्ट्रपति प्रणाली की एक अन्य विशिष्ट विशेषता यह है कि इसके तय अवधि होती है। राष्ट्रपति और विधानसभा एक तय अवधि के लिए चुने जाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि दोनों ही अवधि पूरी होने से पहले एक दूसरे को हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति को तय अवधि के लिए अलग से चुना जाता है और तय अवधि के लिए राज्यों के अनुसार 4, 5, 6 साल की हो सकती है, और उनका कार्यकाल संसदीय प्रणाली की तरह विधानसभा के समर्थन पर निर्भर भी नहीं करता। इसका मतलब तो यह है ना कि विधानसभा की अवधि को समाप्ति से पहले असदन परिस्थितियों में हम महाभियोग प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकते हैं। देखो, यहाँ कहने का मतलब ये होता है कि जब विधानसभा अलग चुनकर आई है, 4 साल के लिए वो अपना काम करेगी, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो 5-4 साल के लिए अपना काम करेंगे। तो ये 4-4 साल के लिए चुन लिए गए हैं, अलग अलग काम करेंगे। ना तो ये कहेगा कि मैं इसको हटा दूंगा, ना ये कहेगा कि मैं इसको हटा दूं 4 साल से पहले। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि राष्ट्रपति जो होता है ना, वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करने लग जाता है, तब हटाया जा सकता है। लेकिन जो मुख्य विशेषता है वो यही है कि कार्यालय होते हैं, जो एक एक कार्य होते हैं, वो प्रॉपर रूप से 4-4 साल के लिए फिक्स होते हैं। लेकिन अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता। संसदीय प्रणाली की जो सरकार होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि तय अवधि नहीं होती। पहले हटाना चाहते हो हटा सकते हो, क्यों? क्योंकि वो संसद के अंदर से बनता है। मैंने आपको बताया ना कि वो संसद के अंदर से बनता है, संसद से उसको ताकत मिलती है, संसद से ही वो चलती है, वहीं जन्म लेगी और वहीं मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, तो वहाँ पर अलग सिस्टम होता है। और अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो दोनों फिक्स टेन्योर के लिए आते हैं, फिक्स वो काम करते हैं। बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है, अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए कि राष्ट्रपति अपने हद से बाहर जा रहा है, तब जो वहाँ की वो होती है ना विधानसभा, वो उसको उसके हद में ले आती है महाअभियोग प्रस्ताव पास करके। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के फायदे और नुकसान क्या होंगे। तो देखिए, जो आपकी इस बुक में लिखा हुआ है हम उस हिसाब से देखते हैं। देखिए, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के संबंधित फायदे और नुकसान के बारे में बहस और राजनीति विज्ञान में एक लंबा इतिहास है। 1990 के दशक में इसका उत्थान हुआ, तो दोबारा से ये बनी थी और ये तुलनात्मक राजनीति में छात्रवृत्ति के लिए केंद्रीय मुद्दा भी बन गई। ठीक है, 1990 के दशक में जो मेंजुआनजे लिंच थे ने अपने एक प्रसिद्ध लेख लिखा था। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था राष्ट्रपतिवाद के खतरे में। इस बहस की शुरुआत की जब इन्होंने ये राष्ट्रपतिवाद लिखा ना, तो उसके बाद से ही ये शुरू हो गया बहस, जिसमें उन्होंने तर्क लिखा कि राष्ट्रपति प्रणाली, जिसमें वह स्वाभाविक रूप से ही अस्थिर प्रणाली मानते हैं, की तुलना में संसदीय प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, तो अलग अलग थिंकरों ने इस तरीके से अलग अलग बातें कही हैं। अगर हम मेंजुआनजी की बात करते हैं तो वो लोकतंत्र प्रणाली को बहुत मुख्य मानते हैं। अगर हम डोनाल्ड एंड हॉरोविट्ज़ की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक स्थिरता का स्तर संसदीय या राष्ट्रपति प्रणाली के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक देश कौन से निर्वाचन प्रणाली, जिसमें बहुलता है, बहुमत है, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग करती है। इन्होंने अपना अलग ही एक सोच बताई है। ये कहते हैं कि जो राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली है, ये डिपेंड इस पे करती है कि जो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मेंजुआनजे हैं उन्होंने अलग बात करती, ठीक है, वो राष्ट्रपतिवाद के बारे में अलग बात करते हैं, लोकतांत्रिक में अलग बात करते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से ये कहते हैं कि जो संसदीय प्रणाली है ना, वो ही सही है भाई। राष्ट्रपति प्रणाली देखो कार्यकाल की बात करती है उन्होंने, कि ये तो स्थिर ही नहीं है। ठीक है, क्या है कि 4 साल से पहले कुछ हो गया तो हो गया, 4 साल तक अगर कुछ बुरा होगा तो बुरा होगा। लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या होता है, बेशक वो अस्थिर है, लेकिन लोकतंत्र के लिए वो ठीक है, जहाँ पर हम सबका सोचते हैं। हमने तो राष्ट्रपति को पूरी ताकत दे दी राष्ट्रपति शासन में, लेकिन संसदीय प्रणाली में संसद के पास पावर है। ठीक है, अगर 5 साल तक अच्छा काम नहीं करेगी तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर हम पास करके उसको हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डोनाल्ड एल हेरोविट्ज़ हैं वो अलग बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि डिपेंड, जो राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली है ना, ये आपस में जुड़ी होती है। निर्भर ये करता है कि वो किस तरह की निर्वाचन प्रणाली को अपनाता है। ठीक है, तो उन्होंने दोनों प्रणाली को ही अच्छा कहा, उन्होंने गलत नहीं कहा। उसी तरीके से मैथ्यू शुगार्टा ने भी अपनी अलग बात की है, J.H. एंटोनियोची की बात की है, जो कि आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। देखिए, संसदीय प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो उसके अपने फायदे हैं, उसके नुकसान भी हैं। हम सबसे पहले अगर फायदों की बात करें तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि देखिए, संसद में 5 साल के लिए हम चुनकर भेजते हैं। मैं चुनूंगा, मुझे पता होगा कि मैं किस तरीके की व्यक्ति को चुनना चाह रहा हूँ। मेरे लोकल का जो बंदा होगा मैं उसे जानता हूँ, मुझे पता है कि अगर वो मेरा काम करेगा तो मैं उसे वोट डालूंगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि पहला फायदा तो ये है कि हम उस बंदे को जानते होंगे। ठीक है, दूसरा फायदा तो आप ये भी देख लीजिए कि हम 5 साल के लिए अगर किसी सरकार को चुनकर भेजते हैं तो हमें एटलीस्ट ये होता है कि एक तो मैं अच्छे इंसान को चुन रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ, वही सरकार में जा रहा है, वही सरकार बना रहा है, तो मुझे पता है कि हाँ भाई वो मेरे लिए काम करेगा, वो देश के लिए काम करेगा। तो उसके फायदे तो ये होते हैं, एक हमने 5 साल के लिए उसको दे दिया, हमें दूसरा ये भी पता है कि वो अस्थिर है, कि कभी भी चाहो हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अगर वो कार्य अच्छे ढंग से नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बेशक उसको ताकत हमने दे दी है, हमने बेशक उसको पावर बहुत सारी दे दी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर उसने पावर का मिसयूज करने का सोचा तो हम उसे सरकार में अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो संसदीय प्रणाली में एक और फायदा ये होता है कि जो नियंत्रण होता है ना, वो जनता के हाथ में होता है। जनता क्या है, लोकसभा है, हमने अपने बंदों को चुन के भेजा है, हमने अपनी लोकसभा की जो मेंबर्स होते हैं हमने उनको चुन के भेजा है। तो वो सवाल जवाब करते हैं सरकार से कि आपने अगर ये पॉलिसी लेकर आई है, आप क्यों लेकर आए हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, हमें भी पता लगता रहता है ना कि सरकार में क्या कार्य चल रहे हैं, सरकार के पास किस किस तरह की शक्तियां हैं और वो किस तरह से उनका कार्य कर रही है। संसदीय शासन प्रणाली में एक बात ये रहती है कि सरकार कभी भी एट्रोसिटी नहीं कर सकती, कि वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। अगर वो करने की कोशिश भी करे
तो हम उसे अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। संसद उससे हर तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप सरकार में हैं, आप बताइए कि आप फार्मर बिल्स लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, ठीक है, आप जानते हो कि इस बारे में कितना विरोध हो रहा है। तो उस समय सरकार में प्रधानमंत्री उसके जो होते हैं नेतृत्व करते हैं, वो उनसे सवाल के पूरे जवाब देते हैं। अगर मंत्री की बात करें तो कृषि मंत्री इसका जवाब देंगे। अगर गृह मंत्रालय ने भारत के लिए कुछ सुरक्षा मामलों से रिलेटेड कोई कानून लेकर आए नया, तो वो उसके बारे में पहले पूरा बताएंगे। ठीक है, तो ये सब फायदे होते हैं कि जो मंत्री होते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स करती है एक बार 5 साल के लिए आगे तो ठीक है, कभी भी उनको हटा सकते हैं। अगर उनका काम उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अच्छा ना हो तो जवाबदेही सुनिश्चित होती है, और ये सही चीजें हैं जो संसदीय प्रणाली को एक लोकतंत्र के साथ जोड़ती है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ चलते हैं। ये जो चीजें हैं इसमें ये आप खुद से पढ़िएगा। अब हम राष्ट्रपति जो प्रणाली होते हैं इसके फायदे और नुकसान की बात करें। देखिए, संसदीय प्रणाली की तरह ही राष्ट्रपति प्रणाली की भी अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। अधिवक्ताओं के लिए राष्ट्रपति प्रणाली आगे बताए हुए फायदों की वजह से संसदीय प्रणाली से बेहतर होती है। सबसे पहले तो विधायी और कार्यपालिका की जो शाखाओं के बीच में ना विभाजन होता है। देखिए, विभाजन वाली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों की शक्तियां विभाजित है, दोनों चुनकर अलग से आ रही हैं, दोनों अलग अलग काम करेंगी, दोनों ही डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो ये तो चीज़ अच्छी है। लेकिन वही अगर हम नुकसान की बात करें तो दोनों के पास अगर सुप्रीमेसी पावर है तो दोनों गलत पावर का इस्तेमाल भी कर सकती है। ठीक है, दोनों को हमने बराबर पावर दे रखी है, भी तुम भी डेवलपमेंट का काम करो, तुम भी डेवलपमेंट का काम करो, तुम अलग हो तुम अलग हो। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात उनमें क्या होगा कि पावर बहुत ज्यादा दे दी तो एट्रोसिटी का डर रहता है कि पावर का मिसयूज भी हो सकता है। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी ऐसी संभावना है कि यदि संसदीय प्रणाली में हर एक पार्टी केवल अपने समर्थकों का ही प्रतिनिधित्व करे, लेकिन सबसे अलग राष्ट्रपति प्रणाली में एक ही एकल राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचित सरकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसलिए यह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर काम करती है। कहने का मतलब ये है कि मिली-जुली सरकार की यहाँ पर बात आ रही है कि हम जब संसदीय शासन प्रणाली की बात करते थे तो वहां पर ये होता था कि मेजोरिटी मिल भी गई और मेजोरिटी नहीं भी मिली। ठीक है, तो अगर मेजोरिटी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं मिली तो हम मिलजुल के सरकार बनाते तो वो थोड़ा अटपटा सा हो जाता है, वहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत लो हो जाती है। लेकिन जब हम एकल पार्टी की बात करते हैं, अब देखिए अमेरिका में दो पार्टी है, एक सरकार बनाएगी एक विपक्ष में बैठेगी, एक सरकार बनाएगी तो दूसरी पक्ष में बैठेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक ही पार्टी पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है तो सोच एक चलती है, सोच बदलती नहीं है, अलग अलग नहीं होती है, सोच एक ही रहती है। ठीक है, तो ये भी फायदे होते हैं। तीसरा होता है राष्ट्रपति की तय अवधि होती है। देखिए, तय अवधि की बात करूँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनावों में मतदान को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप या हिलेरी क्लिंटन संयुक्त राज्य अमेरिका की 45वें राष्ट्रपति बनेंगे। पांचवा, अब देखो तय अवधि क्या होती है, यहाँ पर उन्होंने उदाहरण के लिए बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन में से कोई एक बचेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे इतना होता ही नहीं है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती है ना, उन पॉलिटिकल डिबेट्स में ही सिर्फ दो ही पर्सन होते हैं, दो पार्टियां हैं, दो पर्सन होंगे, दोनों में से तो कोई एक बनेगा, और एक बनेगा तो 4 साल के लिए बनेगा। तो तय अवधि होती है कि राष्ट्रपति दोनों में से कोई एक है, बन जाएगा, 4 साल के लिए बनेगा, तो वो फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। जो मुख्य चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि फायदे तो इसमें बहुत है, नुकसान भी बहुत है। अब देखिए, एक बात है कि राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है ना वो बहुत अधिक कठोर भी होती है। ठीक है, कठोर का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति की हर राष्ट्रपति जो बनता है ना वो अपनी सोच के हिसाब से सरकार को चलाता है। ठीक है, आज जॉन बाइडेन है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो इन सबकी सोच और ना विदेश नीति अलग अलग थी, उस हिसाब से उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी होने लग जाता है। अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े सख्त मिजाज के थे, हो सकता है कि जो जॉन बाइडेन है वो बहुत कम सख्त हो, है ना, तो उस हिसाब से सरकार भी उसी तरीके से कार्य करती है। तो कहीं कहीं राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है वो कठोर भी हो जाती है और कहीं कहीं राष्ट्रपति प्रणाली बहुत सरल भी हो जाती है। तो अगर हम ये बात करें कि संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में कौन सी अच्छी होती है, तो यहाँ पर एक चीज ही देखी जा सकती है कि जो संसदीय प्रणाली वो अपनी जगह अच्छी है और राष्ट्रपति प्रणाली अपनी जगह अच्छी है। ये डिपेंड करता है कि वो किस राष्ट्र में लागू हुई है और वहाँ के लोग किस प्रणाली को पसंद करते हैं। ठीक है, अगर हम भारत में राष्ट्रपति प्रणाली को लागू करने की कोशिश करें तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। यहाँ पर संसदीय प्रणाली बहुत अच्छे से चल रही है और वही चलेगी और वही ठीक है। ठीक है, तो जो अपनी जो सरकारें होती हैं, जो प्रणाली होती है, राष्ट्रपति प्रणाली, ये संसदीय जो सरकार के रूप हैं,
ये अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाके में अपनी अपनी सोच के हिसाब से अच्छे और बुरे बन जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रणालियाँ अच्छी हैं, दोनों ही प्रणाली के फायदे और नुकसान भी हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर लागू हो रही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम सारांश की बात करें या अगर हम इस चैप्टर की क्रक्स की बात करें, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो संसदीय प्रणाली की सरकार है, वो भी अपने आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कहीं न कहीं लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करती है। और जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है, वो कहीं न कहीं एट्रोसिटी करती है, यानी कि जो एक एक एकात्मक शक्ति की बात करती है कि एक ही बंदा सुप्रीम है, वो जो चाहे वो कर सकता है, सरकार ने उसको 4 साल के लिए चुन लिया, 4 साल के चुनने के बाद वो जो करेगा वो ठीक है। ठीक है, लेकिन वही संसदीय शासन प्रणाली की अगर हम बात करते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि वहाँ पर 5 साल के लिए चुना जाएगा, कोई एक सिर्फ एक बार शक्ति का प्रयोग कर सकता है, बार-बार तो नहीं कर सकता है, ठीक है? जनता कभी भी चाहे उसे हटा सकती है, तो दोनों प्रणाली अपनी-अपनी जगह अच्छी है। जहाँ यूएसए में राष्ट्रपति प्रणाली बहुत अच्छे से रन कर रही है, उसी तरीके से संसदीय शासन प्रणाली भारत और अन्य राष्ट्रों में बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि वो कौन-सा राष्ट्र है जो अपने यहाँ पर लागू करता है और उसे किस तरीके से सुचारू रूप से चलाता है। तो मैं अभी इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। ये आप इसकी जो भी इसमें लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किन किन राष्ट्रों में इसे लागू किया गया है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर ये अभी फिलहाल चल रही है। तो इसी के तहत मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।